वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 रसायन विज्ञान के सभी छात्र और छात्राओं का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने वैद्युत रसायन की परिभाषा के बारे में पढ़ा था और उसके आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। पहले की 3 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में डिटेल में बताया जा चुका है, उन्हें सिखाया जा चुका है। अब जो हमारी ये वीडियो है, इसके अंदर हम बात करेंगे वैद्युत अपघटनी सेल की। अब वैद्युत अपघटनी सेल को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनकी गलित अवस्था या विलयन अवस्था में, मतलब अगर उसको पिघला दिया जाए, कोई भी पदार्थ है अगर उसको हम पिघला दें या फिर उसको किसी पानी में घोल करके विलयन बना दिया जाए और फिर उसके बाद उस पर धारा प्रवाहित की जाए, तो ये अपने आयनों में टूट जाएंगे। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो या तो पिघली हुई अवस्था में या विलयन अवस्था में आयनों में टूट जाते हैं और धारा प्रवाह करते हैं, और धारा प्रवाह करने पर वो आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं तथा इनके आयनों में टूटने की क्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। तो वैद्युत अपघट्य क्या चीज है और उसके बाद है वैद्युत अपघटन क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद है, इसमें उदाहरण है अम्ल, क्षार, लवण आदि के विलयन तथा गलित NaCl। अब इसमें ये गलित NaCl के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं और इसमें डिटेल भी आएगी इसकी आगे। NaCl के ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। समस्त वैद्युत अपघट्य अपनी गलित अवस्था या विलयन अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं। ठोस अवस्था में ये कभी भी धारा का प्रवाह नहीं करेंगे। उदाहरण जैसे कि NaCl नमक है, अगर हम उसके अंदर एज इट इज इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, बिजली पास करेंगे, तो हमें कोई भी करंट फील नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको पिघला दें या फिर उसको विलयन में डाल दें, तो उसके बाद वो गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में आ जाएगा, तो उसमें से करंट पास होने का डर रहेगा। अब इसमें नोट है कि वे पदार्थ जो अपनी गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत अनअपघट्य कहते हैं, जैसे शर्करा, यूरिया, क्लोरोफॉर्म आदि। वैद्युत अपघटन की क्रिया वैद्युत अपघटनी सेलों में संपन्न होती है। वैद्युत अपघटन की क्रिया किसमें संपन्न होती है? वैद्युत अपघटनी सेलों में संपन्न होती है। अब वैद्युत अपघटन की जो क्रिया विधि होती है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि या उत्पाद 2 कारकों पर निर्भर करती है। कितने कारकों पर निर्भर करती है? 2 कारकों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट है इसमें पदार्थ की अवस्था पर। वैद्युत अपघटनी सेल में प्रयुक्त पदार्थ हम कैसा ले रहे हैं? वैद्युत अपघटनी सेलों में प्रयुक्त पदार्थ मतलब वैद्युत अपघट्य 2 अवस्थाओं में हमें मिल सकता है। पहली अवस्था है उसमें गलित अवस्था और दूसरी अवस्था है उसमें विलयन अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं में वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि और उत्पाद भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब अगर गलित अवस्था में किसी भी प्रोडक्ट का वैद्युत अपघटन करवाया जाए तो हमें उत्पाद कुछ और मिलेगा, और अगर हम विलयन अवस्था में वैद्युत अपघटन करवाएं तो हमें उत्पाद कुछ और मिलेगा। इसके उदाहरण अभी आगे आएंगे। इलेक्ट्रोड के प्रकार के आधार पर
वैद्युत अपघटनी सेलों में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है अक्रिय इलेक्ट्रोड, ये स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये सब स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल इलेक्ट्रॉनों के सिंक के रूप में काम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर भेजने का काम करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। सेकेंड पॉइंट है सक्रिय इलेक्ट्रोड, ये स्वयं अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि में भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं। अब हम देखेंगे इनके उदाहरण। वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि, वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि तथा उत्पादों की व्याख्या हम निम्न उदाहरणों के आधार पर कर सकते हैं। पहला है इसमें कि गलित NaCl का वैद्युत अपघटन, हाईलाइट किया हुआ है, इम्पोर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है गलित NaCl का वैद्युत अपघटन। गलित NaCl मतलब पिघला हुआ NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम प्राप्त होता है। एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम प्राप्त होता है। अब इसे ये कैसे प्राप्त होता है इसे हम समझेंगे। हमारे पास ये एक बीकर है, इस बीकर में गलित NaCl डला हुआ है और ये प्लैटिनम का इसमें इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो अब यहाँ देखो गलित NaCl, पिघले हुए NaCl के ऊपर हमने क्या किया, विद्युत धारा का प्रवाह किया। पिघले हुए NaCl के ऊपर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद है एनोड पर, मतलब यहाँ क्या हुआ, जो गलित NaCl था वो हाथों हाथ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। अब जो एनोड होगा उस एनोड के ऊपर ये वाली Cl नेगेटिव पहुंच जाएगी। ठीक है, और जो कैथोड होगा उसके ऊपर ये Na पॉजिटिव पहुंच जाएगा। अब Cl नेगेटिव पहुंचते ही उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा और खुद Cl में बदल जाएगा। तो हाफ से 2 कट गया, तो इसको या तो Cl2 हाफ Cl2 लिखो या फिर ओनली Cl लिखो, एक ही बात है, क्योंकि ओनली Cl जो है वो कोई भी अणु परमाणु के रूप में ये Cl नहीं रहता, हमेशा ये Cl2 के रूप में ही रहता है, इसलिए आधा अणु Cl2 का बोला गया है इसे। अब कैथोड के ऊपर Na पॉजिटिव आ जाएगा और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, और अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। और Na पॉजिटिव जो इसने इलेक्ट्रॉन निकाला था वही इलेक्ट्रॉन जो है वो अब ये Na ले लेगा, Na ग्रहण कर लेगा और Na पॉजिटिव को Na में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही है कि एनोड पर क्लोरीन बनती है और कैथोड पर सोडियम एकत्रित होती है। अब उसके बाद सेकंड इसमें उदाहरण है कि NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। तो वहां पर हमने NaCl गलित अवस्था में लिया था और यहाँ पर हम NaCl का जलीय विलयन ले रहे हैं। अब यहाँ पर NaCl एक्वस ले रहे हैं हम, या फिर NaCl का जलीय विलयन ले रहे हैं। इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो सेम वही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इस विलयन के अंदर ही ये बन जाते हैं। अब पहले की तरह एनोड के ऊपर Cl नेगेटिव आएगा और कैथोड के ऊपर Na पॉजिटिव आएगा।
ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और Cl बनाएगा और ये Na पॉजिटिव से Na बना। अब यहाँ देखो विलयन के अंदर जल भी मिक्स था, मतलब जो NaCl का विलयन था वो जलीय है, तो इसलिए जो कैथोड पर Na बना है वो हाथों हाथ जल से क्रिया कर लेगा, हाथों हाथ जल से क्रिया कर लेगा और NaOH और हाइड्रोजन बनाएगा। तो NaOH जो है वो विलयन के अंदर घुल जाएगा और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन रह जाएगी और इस प्रकार NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर Cl और कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर Cl और कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होती है तथा विलयन में NaOH बनने लगता है। ठीक है, तो NaCl के जलीय विलयन और गलित अवस्था के अंदर अगर हम वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो दोनों के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब उसके बाद है तांबे के शोधन की वैद्युत अपघटनी विधि। तांबे के शोधन की वैद्युत अपघटनी विधि। अब इस विधि में जो हम वैद्युत अपघट्य ले रहे हैं, मतलब विलयन के अंदर ले रहे हैं, वो ले रहे हैं CuSO4 का विलयन। तो CuSO4 के जलीय विलयन को पात्र में भरेंगे हम और उसमें कॉपर के 2 सक्रिय इलेक्ट्रोड को डुबो देंगे। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं वो दोनों के दोनों कॉपर के लिए गए हैं और दोनों इलेक्ट्रोड सक्रिय हैं, मतलब अभिक्रिया में भाग लेंगे। अब यहाँ पर अशुद्ध कॉपर को हमेशा एनोड के रूप में रखा जाएगा और शुद्ध कॉपर को कैथोड के रूप में रखा जाएगा। तो एक कॉपर हम शुद्ध लेंगे और एक कॉपर हम अशुद्ध लेंगे। जो हम अशुद्ध कॉपर लेंगे वो एनोड का कार्य करेगा और जो हम शुद्ध कॉपर लेंगे वो कैथोड का कार्य करेगा। धारा प्रवाहित करने पर एनोड का अशुद्ध कॉपर शुद्ध अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। अशुद्ध कॉपर शुद्ध अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा और कैथोड के ऊपर जमा होने लगेगा तथा अशुद्धियां एनोड के नीचे, अशुद्धियां जो हैं वो एनोड के नीचे एनोड मड या एनोड पंक के रूप में जमा हो जाती हैं। ठीक है, तो इस विधि में औद्योगिक प्रक्रमों में तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि है, मतलब ये फैक्ट्रीज में तांबे का शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण होगा, मतलब कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और कैथोड पर अपचयन होगा, मतलब Cu+2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाएंगे और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है अतिरिक्त विभव या अधिविभव। वैद्युत अपघटन के दौरान कुछ प्रक्रम या कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कम विभव पर ही पूर्ण हो जाती हैं, कम विभव पर ही कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कम विभव पर पूर्ण नहीं होती हैं, पूर्ण होती प्रतीत नहीं होती हैं या नहीं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त विभव उन्हें और देना पड़ता है। जो हमने उसको अतिरिक्त विभव उसे और दिया उसे कहा जाता है अधिविभव। उसके बाद है इम्पोर्टेंट है वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष या फिर फैराडे के नियम। इसमें प्रथम नियम है, जब किसी वैद्युत अपघटन
जब किसी विद्युत अपघटय के विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। तो पहला नियम क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पदार्थ जम रहा है उस पदार्थ की जमी हुई मात्रा जो है वो किसके समानुपाती होती है, जो हमने विद्युत धारा उसमें प्रवाहित की है। जितनी हम विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करेंगे उतना ही उसके अंदर जमाव होगा। अगर हम विद्युत धारा कम प्रवाहित करेंगे तो जमाव भी कम होगा। तो W is directly proportional to Q। W is directly proportional to Q। W क्या चीज है यहाँ पर, पदार्थ की मात्रा, और Q क्या चीज है, आवेश या फिर विद्युत की मात्रा। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, Z आ जाएगा, जो कि एक नियतांक है या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब यहाँ पर जो Z है, नियतांक है, वो किसके बराबर होता है, E अपॉन 96,500। E अपॉन 96,500। तो W का मान हुआ EQ अपॉन में 96,500। W इज इक्वल्स टू EIT। Q का मतलब होता है I इंटू में T बटे में 96,500। I का मतलब है धारा और T का मतलब है समय। उसके बाद है फैराडे का द्वितीय नियम। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन्स कितने लिए हमने, 1 मोल। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो आवेश होगा उसको 1 फैराडे कहा जाता है। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। तो 1 फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलम। उसके बाद है वैद्युत रासायनिक सेल या वैद्युत रासायनिक बैटरी। वे युक्तियां जिनमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है उन्हें सेल या बैटरियां कहते हैं। तो अभी तक जो हमारा मेन टॉपिक था जिसके अंदर हमने पढ़ा था वैद्युत रासायनिक सेल। अब ये वैद्युत रासायनिक सेल जो है प्रॉपर रूप से स्टार्ट हो गया है हमारा। तो बैटरियां भी गैल्वेनिक सेल ही होती हैं। बैटरियां जितनी भी हैं वो सारी की सारी गैल्वेनिक सेल ही होती हैं। बैटरी में 2 या 2 से अधिक गैल्वेनिक सेल, बैटरी में 2 या 2 से अधिक गैल्वेनिक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। कौन से क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अब उच्च विभव की आवश्यकता होने पर, अब श्रेणी क्रम का मतलब समझते हो, फिजिक्स में तुम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। श्रेणी क्रम होता है और एक समानांतर क्रम में होता है। तो मेरे हिसाब से इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम क्या होते हैं। उच्च विभव की आवश्यकता होने पर बैटरी शब्द प्रयुक्त किया जाता है। मतलब एक सेल जो होता है वो घड़ी में डलने वाला छोटा सा सेल होता है, और बैटरी के अंदर क्या होता है, काफी सारे सेल मिल करके एक बैटरी बनाते हैं। तो उच्च विभव की आवश्यकता होने पर बैटरी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और निम्न विभव की आवश्यकता होने पर सेल शब्द प्रयुक्त किया जाता है। एक अच्छी बैटरी में निम्न गुण होने चाहिए। मतलब जो एक अच्छी क्वालिटी की बैटरी होती है तो उसमें उसका वजन कम होना चाहिए, वो वजन में हल्की होनी चाहिए, स्थिर वोल्टता की विद्युत धारा वो दे सकनी चाहिए, स्थिर वोल्टता की विद्युत धारा दे सके, अधिक समय तक ऊर्जा दे सके, और कम कीमत और आकार उनका छोटा हो। ठीक है, तो जैसे ये जो हमारी इन्वर्टर की बैटरीज वगैरह होती है तो वो इसमें आ जाएंगी। अब उसके बाद है कि बैटरियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली है इसमें प्राथमिक बैटरी और दूसरी है इसमें द्वितीयक बैटरी। द्वितीयक बैटरी को संचायक बैटरी भी कहा जाता है। प्राथमिक बैटरियां और द्वितीयक
बैटरी। अब इसमें है प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी में अंतर। प्राथमिक बैटरी वे सेल या बैटरी जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल या बैटरी कहलाते हैं। मतलब ऐसे सेल जिन्हें हम वापस से चार्ज नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम वापस यूज नहीं कर सकते हैं, उन्हें प्राथमिक सेल कहा जाता है। और वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। मतलब जिन्हें फिर से चार्ज किया जा सकता है। जैसे मोबाइल की बैटरी है हमारी खत्म हो जाती है तो हम उसको फिर से चार्ज कर लेते हैं, तो वो क्या है, द्वितीयक बैटरी या संचायक बैटरी उन्हें कहते हैं। अब इन्हें आवेशित, इन्हें चार्ज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अभिक्रियाएं जो है वो एक ही दिशा में संपन्न होती है। मतलब इसमें अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। एक ही दिशा में चलने वाली अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और इसे आवेशित क्यों किया जा सकता है, क्योंकि अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं उन अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। अब जो प्राथमिक सेल है या प्राथमिक बैटरी है, इनमें केवल रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि इसमें एक ही दिशा में अभिक्रिया चल रही है और इसमें अभिक्रिया एक दिशा में चल रही है और दूसरी दिशा में फिर से वो चले। जब हम बैटरी को यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन पीछे की ओर हो रही है, ठीक है। एक रिएक्शन पीछे की ओर होती है और एक रिएक्शन जब चार्ज करते हैं और फिर उसके बाद एक बार जब डिस्चार्ज होती है। अब इसमें उदाहरण है लेक्लांशी सेल, मरकरी सेल। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्राथमिक सेल के उदाहरण दीजिए या फिर लेक्लांशी सेल किस प्रकार का सेल है, प्राथमिक है, द्वितीयक है और प्राथमिक द्वितीयक दोनों है या कोई नहीं। इसमें उदाहरण आ जाएंगे सीसा संचायक सेल, निकल कैडमियम सेल। अब उसके बाद है एक अन्य प्रकार का सेल जो लगभग प्राथमिक सेल की भांति कार्य करता है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। अब हमने यहाँ पर जितने भी सेल पढ़े हैं उन सभी का एक एक करके हम डिटेल से उसको पढ़ेंगे। पहला है इसमें लेक्लांशी सेल या शुष्क सेल। फर्स्ट पॉइंट जो है वो हम इसका पढ़ चुके हैं। यह प्राथमिक सेल होता है। यह सामान्य रूप से घड़ियों और ट्रांजिस्टरों में प्रयुक्त होता है। यह सामान्य रूप से घड़ियों और ट्रांजिस्टरों में प्रयुक्त होता है। इस सेल में जिंक धातु का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। अब यहाँ देखें कि ये जो पात्र है वो जिंक का है। जो पात्र है वो जिंक का है जो कि एनोड का कार्य कर रहा है। और कार्बन ग्रेफाइट की बीच में छड़ होती है। कार्बन ग्रेफाइट के बीच में छड़ होती है जो चारों ओर से चूर्णित MnO2 और MnO2 और कार्बन से भरी हुई होती और ये कैथोड का काम करती है। अब उसके बाद है कि दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा रहता है। NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा रहता है। ये वाला जो पेस्ट है किसका भरा होता है, ZnCl2 और NaCl का पेस्ट इसमें भरा रहता है। परिपथ स्थापित होने पर अभिक्रिया जो होती है एनोड पर, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एनोड पर जिंक है, एनोड पर क्या है, जिंक है। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है तो जिंक में ऑक्सीकरण होगा। जिंक जो है वो ऑक्सीकरण करके 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद है कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है और कैथोड पर है MnO2 और कार्बन का पेस्ट।
और यहाँ पर जो NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट है ये भी इसमें यूज हो रहा है। तो MnO2 के साथ NH4 पॉजिटिव या फिर NH4Cl इसमें यूज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें यूज हो रहे हैं, क्योंकि अब चयन में ऑक्सीकरण वाले ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा यूज होते हैं। अब यहाँ पर संपूर्ण अभिक्रिया मतलब कैथोड पर और एनोड पर दोनों पर होने वाली अभिक्रियाओं को हम देखेंगे। तीर के निशान के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और यहाँ पर तीर के निशान से पहले 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। अब तीर के निशान से पहले एक तो जिंक आ रहा है, तो जिंक को हमने यहाँ लिख दिया। 2MnO2 आ रहा है, 2MnO2 को हमने यहाँ लिख दिया। 2NH4 पॉजिटिव आ रहा है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब तीर के निशान के बाद Zn+2 आ रहा है, वो हमने यहाँ लिख दिया। Mn2O3 आ रहा है, वो हमने यहाँ लिख दिया। 2NH3 आ रहा है, 2NH3 हमने यहाँ लिख दिया। H2O आ रहा है, H2 लिख दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट गए, तो उन्हें हमने संपूर्ण अभिक्रिया में लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि इस सेल में प्रयुक्त ZnCl2, क्योंकि यहाँ पर MnO2 का यूज हो गया, NH4Cl2 का यूज हो गया, Zn का यूज हो गया, ZnCl2 का यूज नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसका काम क्या है कि ZnCl2 का काम अभिक्रिया के बाद में बनने वाली NH3, ये जो NH3 बनी है, इसको ZnNH3 की 4+2 में के रूप में हटाने के लिए किया जाता है, ताकि सेल में विस्फोट ना हो। ठीक है, तो ZnCl2 का काम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है, इम्पोर्टेंट है। शुष्क सेल के दोष, NH4Cl जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। NH4Cl अम्लीय प्रकृति का होता है और इस कारण ये सेल की दीवारों को संक्षारित कर देता है, मतलब सेल की दीवारों पर जंग लग जाती है, जिससे सेल में छेद तक हो जाते हैं। इनके स्थान पर लीक प्रूफ सेल प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसमें NH4Cl के स्थान पर KOH का प्रयोग किया जाता है। NH4Cl अम्लीय प्रकृति का होता है और KOH जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसकी वजह से इसकी दीवारें खराब नहीं होती। तो तुम लोगों ने देखा भी होगा, जो हम दीवार की घड़ी के अंदर सेल डालते हैं, वो पड़े पड़े जो ये वाला एरिया होता है, इनके ऊपर जंगाल लग जाती है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड उदाहरण है इसका मरकरी सेल। मरकरी सेल भी एक प्राथमिक सेल होता है, जिसके बारे में हम लोग प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल का जब हमने अंतर किया था तभी पढ़ लिया था कि मरकरी सेल प्राथमिक सेल का ही उदाहरण है। अब इसका उपयोग श्रवण यंत्र में, हाथ घड़ी में किया जाता है। जो छोटे छोटे सेल होते हैं जो हाथ वाली घड़ी के अंदर डाले जाते हैं, वो है मरकरी सेल। इस सेल में जिंक मरकरी अमलगम एनोड का कार्य करते हैं। जिंक अमलगम, अमलगम का मतलब है कि कोई भी धातु अगर मरकरी के साथ जुड़ जाए तो उसे अमलगम कहा जाता है। तो जिंक अमलगम का मतलब है जिंक और मरकरी का योग। जिंक अमलगम जो है वो एनोड का काम करेगा और HgO और कार्बन कज्जल का पेस्ट कैथोड का काम करेगा। HgO और कार्बन जो है वो कैथोड का काम करेगा। तो जिंक अमलगम जो है वो एनोड का काम कर रहा है और यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, और जो HgO और कार्बन है वो यहाँ पर लगाया गया है, जो कि कैथोड का काम करता है। अब KOH और ZnO का पेस्ट, मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन भरा गया इन दोनों के बीच में, वो किस चीज का भरा गया है, KOH और ZnO का पेस्ट वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। किस चीज का काम करता है, वैद्युत अपघट्य का काम करता है। इस सेल में होने वाली अभिक्रियाएं, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, तो Zn इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा जो कि मरकरी के साथ मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मरकरी का खुद का कोई यूज नहीं हो रहा है। Zn+2 में बदल जाएगा या फिर यहाँ से OH नेगेटिव लेकर के ZnO में बदल जाएगा।
और कैथोड के ऊपर जो HgO है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और Hg में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद संपूर्ण अभिक्रिया अगर हम देखेंगे तो Zn प्लस में HgO गिव ZnO प्लस में Hg। इस सेल का सेल विभव 1.35 वोल्ट होता है, हाईलाइट किया गया है, इंपॉर्टेंट है, जो संपूर्ण उपयोग अवधि में स्थिर रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है इसकी ये, क्योंकि सेल अभिक्रिया में ऐसा कोई भी आयन ही नहीं है जो सेल की सांद्रता की संपूर्ण कार्य अवधि में बदल सके। इस सेल का उपयोग में आने के बाद इसे अच्छी तरह से खत्म कर देना चाहिए, ये इसका ड्रॉबैक है, ये इसकी कमी है, ताकि प्रदूषण ना हो सके, क्योंकि मरकरी यौगिक विषैला होता है, विषाक्त होता है। तीसरा है लेड या सीसा संचायक बैटरी। तो ये जो है द्वितीयक सेल है, और द्वितीयक सेल के जितने भी उदाहरण हैं हम वो अगले वीडियो में करेंगे।